जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे, इस महामारी से लड़ रहे होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर पिछला वीडियो आपने देखा कि कैसे हम चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, किन पॉपुलर चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक कर कर आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को पाते रहो। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा पर जो भी कुछ चल रहा है, हम इस चीज़ को आज एक्सप्लोर करेंगे। जून महीने में भारत चीन सीमा पर बहुत ही बड़ा तनाव निर्माण हो चुका है और उसके बाद बेशक ही चाइनीज़ ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स और उनकी जितनी भी कुछ वस्तुएं हैं, जितने भी कुछ उनके गुड्स है, उनको इंडियन मार्केट से हटाने की बात चल रही है। सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? हम किन किन चीज़ों को अपने लाइफ से बाहर निकाल कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं? आज इसी की होगी बात इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बीच वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन में चाइना अपनी अर्निंग्स किन चीज़ों से कर रहा है। आप तो सोच रहे होंगे कि मैं पुरानी ही बातें बताऊंगा। नहीं दोस्तों, मैं मास्क, सैनिटाइज़र और इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलने वाला। मैं आपको कुछ आज ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें बेचकर चाइना बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा है और आपने वो चीज़ें शायद देखी भी नहीं होगी और शायद सोची भी नहीं होंगी। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में चाइना से हम सामान इंपोर्ट करते हैं और क्या उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल है या नहीं। और वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि अगर हमारे इंडियन ब्रांड्स है अल्टरनेटिव चाइनीज़ ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स या सभी चीज़ों के लिए, तो हम उनको कैसे बढ़ावा देंगे और एक जनरल पब्लिक के तौर पर हम उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन में चाइना कैसे कमाई कर रहा है। मैं आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि कैसे चाइना अपनी अर्निंग्स बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया की सोच बंद पड़ चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में व्यस्त है। ऐसे में चाइना ने कमाई करने के नए तरीके ढूंढ निकाले। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तरीका था उनका शू कवर्स बनाना। हाँ दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट की तो आपने सुना ही होगा उसके बारे में कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी आजकल उसका निर्माण कर रही है। मास्क भी हम लोग बना रहे हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर और सैनिटाइजर्स भी बना रहे हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। तो कोई भी कंपनी जो परफ्यूम्स ऐसी चीज़ें बना सकती है वो सैनिटाइज़र ईजिली बना सकती है। लेकिन पीपीई किट का ही एक भाग शू कवर। शू कवर क्या होता है? आप जब ताजमहल देखने जाते हैं या कोई मार्वलस थिंग्स देखने जाते हैं तो वो चीज़ गंदी ना हो, आपके शूज़ भी आपको उतारने ना पड़े, इस चीज़ का सॉल्यूशन है शू कवर। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस चीज़ को बनाकर और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके चाइना ने पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, जब कोरोना का विस्तार हो रहा था तो सभी जगह हॉस्पिटल्स की कमी थी, सभी जगह हॉस्पिटल्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी पूरे वर्ल्ड में, और यही रिक्वायरमेंट चाइना ने पूरी की। कैसे पूरी की? अब चाइना सीमेंट के अस्पताल बनाकर तो पूरी दुनिया को बेच नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इस पर भी एक सोल्यूशन निकाल दिया। उनके पास अपने गुड्स यार्ड में कई कंटेनर पड़े थे जो खाली थे, डैमेज हो चुके थे। अब उनको लगा कि इन कंटेनर को यदि हम रीयूज़ करके इनमें अस्पताल बिल्ड करेंगे, इनमें सारी अस्पताल की सर्विसेज देंगे, तो ये एक मोबाइल हॉस्पिटल बन जाएगा। और उसी को चीन ने नाम दिया मोबाइल हॉस्पिटल। और आज पूरी दुनिया में चाइना से बहुत ही बड़े तौर पर मोबाइल हॉस्पिटल्स बेचे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीन ने इस काल में इन्हीं हॉस्पिटल्स के दम पर
अपने पुराने कंटेनर में हॉस्पिटल बना बना कर बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए हैं दोस्तों। और अगली बात मैं आपसे कहूँ कि चाइना ने टेंट में भी हॉस्पिटल बनाया, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, जो टेंट होते हैं, जो हम उनमें हवा भरते हैं और पूरा हमारे लिए टेंट तैयार हो जाता है। तो कई कई जगह ऐसी थी कि डॉक्टर्स को रिमोट एरिया में काम करने के लिए जाना पड़ता था और उनके पास चेकिंग के लिए कोई सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। लोगों को चेक करने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल्स भी ऐसे एरिया में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे एरिया में कोरोना पहुंचा था, तो ऐसे में क्या करें? तो चीन ने टेंट में हॉस्पिटल बनाए और उनको भी बेच दिया। अब इसके बाद कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट्स हैं, जैसे डिजिटल नॉन कॉन्टैक्ट डिजिटल थर्मामीटर। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ की डिमांड आजकल सबसे ज़्यादा है कि बिना कांटेक्ट में आए किसी व्यक्ति का टेम्परेचर यदि आपको नापना हो, तो उसके लिए आपको डिजिटल थर्मामीटर की बहुत ही बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं चीज़ों को बेचकर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि हम चाइना से मास्क नहीं लेंगे, क्योंकि चाइना किन किन चीज़ों के मास्क बना रहा था ये तो पूरी दुनिया में इस बात को सभी जानते हैं। तो चाइना ने ये सोचा कि मास्क तो हम नहीं बेच सकते पूरी दुनिया को, मास्क तो सारे लोग बना रहे हैं, तो जिस मशीन से मास्क बनाया जाए ऐसी मशीन ही क्यों ना बनाई जाए। तो चीन ने उस मशीन को बना डाला और उस मशीन की कॉस्ट लाखों में बढ़ाई, क्योंकि सारी दुनिया को मास्क चाहिए। बड़े तौर पर मास्क का प्रोडक्शन करना चाहती है सारी दुनिया अपने लोगों को बचाने के लिए। तो चीन ने उस मशीन की भी कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी। इन चीज़ों के ज़रिए चाइना ने पूरे कोरोना के काल में सारी दुनिया बंद होते हुए बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। क्योंकि इसके पीछे दो कारण थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोरोना चीन में कब आया? तो वो आया दिसंबर 2019 में। और शायद उससे भी पहले उनके पास कुछ केसेस थे। तो उनके पास ये बहुत बड़ा टाइम था 4 महीने का कि स्टडी करने का, कि जब कोरोना दुनिया में जाएगा तब किन किन चीज़ों से बिजनेस बन सकता है। बेशक वो मेडिकल से तो बहुत ही बड़ा बिजनेस बनाया उन्होंने, अलग अलग मेडिसिन बेचकर, या मेडिसिन का रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। तो इन चीज़ों की वजह से चाइना ने लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन अब भारत में जो भी कुछ स्थिति चल रही है, चाइनीज वस्तुओं को बैन करने की, आत्मनिर्भरता की जो मशाल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जलाई है, उसको हमें आगे लेकर जाना है। दोस्तों, 2017 में जब डोकलाम का विवाद चल रहा था, तभी भी चीनी सामान को बैन करने की मांग हुई थी। लेकिन उस साल की भी दिवाली चीनी लाइट, चीनी पटाखों से ही मनाई गई। दोस्तों देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ, हम तब तक उनसे पूरा लेन देन बंद करेंगे और फिर सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद हम लेन देन चालू करेंगे? नहीं दोस्तों, ये हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। चीन हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझता है और चीन ये सोचता है कि भारत के पास व्यापार करने के साधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाहर की कंपनियां भारत में नहीं आ सकती। तो हमें ये अपनी आदत बंद करके चाइना को दिखा देना है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें अपने देश में बने प्रोडक्ट चाहिए, और हम हमारी आदत बदल कर ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाइना से कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, इस पर ज़रा नज़र डाली जाए। तो सबसे पहले चाइना से हमारे देश में आते हैं चिल्ड्रंस के टॉयज़। जी हाँ दोस्तों, देश में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे खिलौने उनको चाहिए होते हैं, तो सभी प्रकार के चाइना टॉयज़ बनाकर इंडिया में बेच देता है। उसके बाद फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की तो मांग आप सोच भी नहीं सकते कितनी है हमारे देश में। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग वेयरिंग स्टाइल्स होते हैं, तो उनके हिसाब से चाइनीज़ ब्रांड्स काम करके बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। फिर उसके बाद होम अप्लायंसेस एंड फर्नीचर, इस चीज़ की भी बहुत बड़ी मांग है और चाइना से पूरा सामान होम अप्लायंसेस एंड फर्नीचर हमारे भारत में इंपोर्ट होता है, बहुत ही बड़े तौर पर इंपोर्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में तो आप जानते हैं, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, हमारे कंप्यूटर, स्पीकर्स, कितने कितने न जाने कितने कितने गैजेट्स दोस्तों चाइना से आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर, स्पेशल कैटेगरी है ये, क्योंकि दुनिया में 70% से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग अकेले चीन में ही होता है।
उसके बाद आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। और आखिर में मेडिकल से रिलेटेड रॉ मटेरियल चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। और उस ये ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने का बहुत ही ज़्यादा लोड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ सकता है, क्योंकि हम मेडिकल में चाइना पर बहुत ही बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, इन सब सेक्टर्स में भारत में भी कई कंपनीज हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं जो इन सब चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन देखा जाए तो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव सब बोलते हैं कि फेल हो चुका है, फेल हो चुका है, फेल हो चुका है। लेकिन मेक इन इंडिया फेल नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया का जब सेल होगा तभी मेक इन इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। हाँ दोस्तों, जब हमारे देश में प्रोडक्ट्स बनेंगे, हम उनको प्रमोट भी करेंगे और सेल भी करेंगे, तभी तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अगर उन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है और वो चीज़ें भारत के मार्केट में सेल होती है, तो बेशक ही उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, और जितना मास लेवल पर वो प्रोडक्शन करेंगे उतनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाएगी या ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगी। अब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने पिछले कुछ दिनों में बयान दिया था। उन्होंने बोला कि हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। भारत में नए नए हाईवेज बनाएंगे, नए पोर्ट्स बनाएंगे, नए रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं कि जिनसे आने वाले 5 सालों में हमारा देश एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हासिल कर लेगा। और उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में इम्प्रूव हो जाएंगे, और 5 साल तक हम लोग पूरे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर हम बच्चों जैसे बिहेव करेंगे तो ये नहीं होने वाला। आप में से हर एक को ये सोचना होगा कि हम इस दिशा में हमारे देश की कैसे मदद कर सकते हैं। आपके हाथ में कोई भी हुनर क्यों ना हो, यदि आप अच्छे सॉफ्टवेयर है तो मशीन्स को ऑटोमेटेड बनाने में आप इंजीनियर्स की सहायता कीजिए। आप इलेक्ट्रिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को सिखाइए। वो ज्ञान आप लोगों को दीजिए, और आपके उस ज्ञान से कुछ नए आविष्कार कीजिए। सोचिए दोस्तों, आप जिस भी कला में माहिर है, जो भी कुछ आप जानते हैं, उसका यूज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कीजिए, क्योंकि चाइना पर इंडिया का डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और यदि लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो बेशक लोग हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ही करेंगे। यदि आप होलसेलर हैं, यदि आप सेलर हैं, आप कुछ भी करते हो, चाहे आप शू मेकर से लेकर बड़े बड़े कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो, आप सोचिए इस मोमेंट का फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है। ये तो हो गई हुनरबाज लोगों के लिए, जिनके हाथों में कोई ना कोई हुनर है, जो नई चीज़ें बना सकते हैं या जो कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे बड़ा काम तो आप ही को करना है, इन चीज़ों को प्रमोट करना है। चलिए दोस्तों, आज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स आपको पता है, कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स के बारे में आप नॉलेज रखते हैं। सिर्फ उन ब्रांड्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को ये पता चले कि कौन कौन सी फैशन में इंडियन ब्रांड्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडियन ब्रांड कौन से हैं। आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया में या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए प्रमोट कीजिए। कौन कौन से ब्रांड्स आपको पता है, लोगों की मदद कीजिए आप इंडियन ब्रांड्स को पहचानने में और चाइनीज़ ब्रांड को पहचानने में। हमें सिर्फ ऐप्स उड़ाकर या ऐप्स को अनइंस्टॉल करके अब चुप नहीं बैठना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ब्रांड्स को भी प्रमोट करना है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है कि कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स हमारे हैं जो। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम बातें जो हम कर सकते हैं। इसी विषय पर हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। अगले आने वाले वीडियो में स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम खुद का सपोर्ट करेंगे, खुद के देश का सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारा देश और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। इसी बात के साथ अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।